हमारे सबके बचपन में कोई ना कोई वो एक प्लेयर रहता ही था, मतलब बैटिंग खत्म हुई निकला वो। आपने बताया कि आप एथलीट भी हैं और एक कोच भी है, तो आप जब यंग एथलीट्स को जब कोच करते हैं तो आप उनमें क्या देखते हैं? तो मतलब उनमें ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ें हैं जो इसको बाकी से अलग बनाती है? स्पोर्ट्स में एक दुखद मेमोरी मेरे साथ ये भी है कि 2006 का एक नेशनल इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, उसका नेशनल मीट होने वाला था। और वहाँ पर मेरी एज जो है वो बिलो 13 ईयर आ गई थी। उसके बाद देखिए, मैं 100% ब्लाइंड एथलीट हूँ, तो मेरे गाइड रनर्स होते हैं जो मेरे साथ भागते हैं। हमारे पैरालंपिक सीरीज में आज के गेस्ट हैं अंकुर धामा। इन्होंने 2018 में अर्जुना अवार्ड जीता था। इस पॉडकास्ट में हमने बात की है कि किस तरह से उनकी इनिशियल स्ट्रगल्स रहे, क्या उनकी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ थी। उन्होंने अपने फ्रेंड्स के ऊपर भी काफ़ी एम्फसाइज किया है। इस पॉडकास्ट में हमने बात की है कि एक कोच और एक एथलीट के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। हमने बात की है कि एक एथलीट और उसका गाइड रनर किस तरह से अपनी बॉन्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं और क्या उनके बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। हमने बात की है कि एक अच्छी एथलीट की क्या क्वालिटीज़ होती है। आइए जानते हैं इस पॉडकास्ट में। तो अंकुर जी, आपका जर्नी आप इससे स्टार्ट कैसे हुआ? अगर मैं खेलों की बात करूं तो वो मेरा जर्नी मेरे स्कूल से ही स्टार्ट हुआ था। मैंने स्कूल टाइम में ही अपने सीनियर फ्रेंड्स को देखते हुए, जो वहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड लोग पढ़ते थे, उनको देखते हुए वो लोग खेलते थे, उनके साथ साथ खेलना शुरू किया था। तभी से मेरे को अच्छा लगने लगा और ये पता चला कि हाँ, मैं स्पोर्ट्स में कुछ कर सकता हूँ। मेरे जो टीचर्स थे, जो फिजिकल टीचर थे वहाँ पर, उन्होंने हमको बताया, तो मैंने तब से थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग करना शुरू किया। तो तब से धीरे धीरे टाइम टू टाइम कुछ कुछ सफलताएं हाथ लगने लगी, तो ऐसे ही करियर आगे बढ़ने लगा। और आपको जो विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ था तो क्या वो बर्थ से था? हाँ, मैं बर्थ से तो नहीं, लेकिन मैं जब 5-6 साल का था तब मेरी विजन लॉस हुआ। और मतलब 2-3 महीने में मेरा आंखों का विजन काफी एक साथ सडनली चला गया। उसके बाद अराउंड छोटे बड़े मिला के 10-12 टाइम ऑपरेट भी कराया, पर लेकिन कुछ टाइम के लिए रोशनी आती थी, फिर धीरे 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 ग्रेजुअली फिर डिक्रीज हो जाती थी। फिर उसके बाद मेरे को 2001-2 का समय था कि मेरे पेरेंट्स को डॉक्टर ने बताया कि ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के स्कूल होते हैं, ब्लाइंड स्कूल होते हैं, वहाँ पे आप इन्हें एडमिट कराओ जिससे पढ़ पाएंगे। तब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को 2001-2 के समय में दिल्ली में पढ़ने के लिए भेजा था। एक जीपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल था फॉर द ब्लाइंड, जिसमें सभी विजुअली इम्पेयर्ड लोग ही पढ़ते थे। वहाँ पे मैंने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे वहीं से मुझे सारी चीज़ें पता चली कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग खेल भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वो समय मैं मेरे को बहुत मज़ा आता था अपने स्कूल में, और उस समय को मैं अभी भी याद करता हूँ और मतलब बहुत एंजॉय करता था, क्योंकि वहाँ पे सभी प्रकार की एक्टिविटी, क्रिकेट खेलना हो, चाहे फुटबॉल खेलना, रनिंग, चेस, मैंने ये सभी गेम्स खेले। तो फिर कोई आपको कोई बेस्ट मेमोरी कोई याद आ रही है? बेस्ट भी नहीं, मतलब कुछ भी, अगर जो भी आपको, मतलब जब भी आप सोचते हैं कि वापस स्कूल के टाइम पे अगर हम जाए मेमोरीज में वापस, तो फिर कुछ याद आता है अच्छा? हाँ, स्कूल के टाइम की मेरी काफ़ी मेमोरीज हैं कि जिसमें अगर स्पोर्ट्स में बताऊं तो स्पोर्ट्स में एक दुखद मेमोरी मेरे साथ ये भी है कि 2006 का एक नेशनल इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, उसका नेशनल मीट होने वाला था। और वहाँ पर मेरी एज जो है वो बिलो 13 ईयर आ गई थी। तो वो मेरे लिए काफ़ी दुख का समय भी था, पर लेकिन उसको भी मैंने समझा, उससे सीखा। और एक कभी कभी मैं उसको सोच के आश्चर्यचकित इसलिए भी होता हूँ
क्योंकि अगर किसी बच्चे का सपोज दैट आप सोचें कि सिलेक्शन हट गया है, कट गया है किसी कारणों से, तो उस प्लेस पर भी नहीं जाएगा। हाँ। वो मतलब देखिए, मैं दुखी था, मैं हाँ। बहुत परेशान था, लेकिन एक अजीब सी, और आज भी मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला था, उसकी प्रक्रिया में जो और अपने फ्रेंड्स को बताना, उनको वहां तक ग्राउंड पे लेके आना, उस सिलेक्शन के को कराने के, मैं तब भी उसमें हिस्सेदार था। मैं अगर वहां नहीं खेला नहीं, पर लेकिन हाँ। ये मुझे सबसे अनोखी सी बात लगती है कि उस समय की, क्योंकि उस समय मैंने इस तरह का नहीं सोचा था जो मैं सोचता हूँ। हाँ। लेकिन वो था बड़ा ही अद्भुत, क्योंकि ऐसे में अगर मैं किन्हीं भी बच्चों को देखता हूँ तो वो बच्चे उस पोजीशन पे जाने की तो क्या सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, जरूर। तो वो वो एक अच्छा सा अनुभव आज फील होता है। वो खैर उस समय बड़ा दुखद था। साथ ही साथ मैं 2008 में मैंने जूनियर नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, बनाए थे नए। और मैं फर्स्ट टाइम, जब मेरे को बड़ा मजा आया, जब मैं फर्स्ट टाइम 2009 में फर्स्ट इंटरनेशनल खेलने गया अपने स्कूल से ही, और वहां पे भी मेरे को 2 गोल्ड मेडल मिले। तो वो सब एक अच्छा समय था। और उसमें साथ ही साथ क्या है कि जब स्कूल की असेंबली होती थी, वहां पे नाम अनाउंस होना, ये सारी चीजें जब सुनते थे तो हाँ। खूब मजा आता था। हाँ, वो सबसे बेस्ट है। वो सबसे ये लगता है अच्छा, जैसे क्योंकि बताते थे कि अब हाँ। रिजल्ट आएंगे तो आज वो अलाउ, अगर वो किसी कारणवश ये हो जाए कि मंडे को, सपोज दैट हम सैटरडे को खेल के आए और मंडे को असेंबली होनी है और उसमें नाम नहीं आया, तो तब बड़ा खराब सा लगता था कि यार सर पता नहीं क्यों लेट कराते रहते हैं, रिपोर्ट भी नहीं बनाई अभी तक बना लेनी चाहिए थी। तो असेंबली हाँ। वाला एक बहुत हाँ। मजेदार प्रोसेस होता है। और साथ ही साथ देखिए, मैं कहीं ना कहीं ये भी मानता हूँ कि मैंने जो अपने सीनियर मेरे फ्रेंड्स थे जो स्कूल में उस समय खेलते थे, मैंने उनके साथ काफी उन लोगों से सीखा। और मेरे को मतलब शुरू से इंटरेस्ट आता था, मैं किसी ना किसी तरीके से, कारण से ये कोशिश करता था कि मैं इन लोगों के साथ ट्रेनिंग करने जा सकूं, जब मैं बहुत छोटा था तभी। तो मुझे इस तरह ट्रेनिंग में बहुत मजा आता था। क्रिकेट भी मैं खेलता था तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग बैटिंग करके भाग जाते हैं बच्चे, हाँ। लेकिन मैं पूरे मन से फील्डिंग करना, बॉलिंग करना, फील्डिंग तो मेरा एक बहुत अच्छा पार्ट था। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों से मेरे अंदर एथलेटिक्स डेवलप भी हुआ। हाँ, क्योंकि मतलब ये बात से मैं भी रिलेट करता हूँ, क्योंकि जब मतलब हम हमारे सबके बचपन में कोई ना कोई वो एक प्लेयर रहता ही था, मतलब बैटिंग खत्म हुई, निकला वो। हाँ, वही वही वही, ऐसा जरूर रहता है कि बैटिंग की, और अब जैसे भी कुछ ना कुछ करो, थोड़ा बहाना वहाना लगाओ, कुछ करो, बस निकल जाओ। लेकिन मैंने उस प्रोसेस को पूरा एंजॉय किया। फुटबॉल भी मैंने खेला मैं, और फुटबॉल में नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक खेला, और इंडिया का फर्स्ट स्कोरर भी बना जिसने इंडियन हिस्ट्री में ब्लाइंड फुटबॉल में गोल किया हो। ओह, वाह। हमने, हाँ जी, हांगकांग के अगेंस्ट हमारा वो मैच था। तो ऐसे में बहुत सारे गेम्स खेलता था। शतरंज में अच्छा खेल लेता था हालांकि, लेकिन सच सही अर्थों में बताऊं तो शतरंज खेलने में मुझे थोड़ा मजा नहीं आता था, क्योंकि वो मेंटली तो उसमें काफी वर्क है ब्रेन का, पर लेकिन वो फिजिकली नहीं होता। तो उसमें एक जगह बैठ जाना, फिर वो थोड़ा मेरे को हाँ। हलचल वाले काम ज्यादा पसंद थे। हाँ। हाँ। एक्टिव होके जो किए जा सके। हम्म। हम्म। और फिर आपने आपने बताया कि आप सीनियर्स के साथ काफी इंटरेस्ट दिखाते थे, उनके साथ ट्रेनिंग करने में, उनके साथ बात करने में। तो उनके साथ आपको क्या सीखने को मिला? देखिए, सबसे पहले तो क्या ये सीखने को मिला कि वो लोग भी, कुछ उनमें से काफी डिसिप्लिन एथलीट थे। एक दो के नाम काफी उस समय अच्छे थे नेशनल लेवल पे, जब हमारे स्कूल में बोला जाता था या स्कूल के आसपास के समय की बात होती थी कि ये अच्छा दौड़ता है। तो उन्हीं के साथ साथ पीछे पीछे जब हम ट्रेनिंग थोड़ा करते थे, और फिर धीरे से जब 1 2 से 3 महीने में मैं जब उनके पास पहुंचने लगा, तो फिर मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिला कि मैं जब इतना थोड़ा काम करने के बाद और इतना बच्चा होके
वो लोग 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में थे, मैं 5th 6th स्टैंडर्ड में था। तो जब मैं इतना करता था तो मेरे को लगता था कि अभी तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ तो ये काफी मोटिवेशन मिलता था। हाँ, वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि यार हमारा पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, फिर मज़ा आता है। हाँ जी, हाँ जी। आपने बताया कि आप ब्लाइंड स्कूल में थे, तो फिर आपके फिर वो इनिशियल डेज कैसे थे? क्योंकि आप फिर क्या पढ़ाई में अच्छे थे या फिर आपको कोई प्रॉब्लम होती थी कुछ चीज़ें करने में? नहीं नहीं, मैं बहुत मतलब ईश्वर की कृपा से, और मैंने खूब मेहनत की, मैं पढ़ाई में खूब ही ब्रिलियंट था। हम्म मतलब मैंने अपना 10th भी 9.4 ग्रेड के साथ किया। हम्म 12th स्टैंडर्ड में भी मेरे 89.75% मार्क्स थे। हम्म और मैं कभी भी अपने स्कूल डेज में 1 2 से कभी आउट नहीं रहा। हम्म और ऐसा ही मेरे साथ कॉलेज में भी था। कॉलेज में भी मैंने सेंट स्टीवेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। तो वहाँ पर भी मैंने जब हिस्ट्री में था तो मेरे साथ अराउंड 70 स्टूडेंट्स थे, जो कि सभी एबल थे, देखने में समर्थ थे, पर मैं लेकिन उनमें भी नंबर 2 3 4 1 2 इस तरह से मेरा रैंक रहता था। इन सबको देखते हुए इवन मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस में एकेडमिक्स प्लस स्पोर्ट्स हम्म का भी गोल्ड मेडल मिला हुआ है, जो कि एक हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनके नाम से गोल्ड मेडल है। तो मेरे हम्म। को एकेडमिक्स में भी इस तरह गोल्ड मेडल मिला हुआ है। हाँ, काफ़ी अच्छा ब्लेंड है आपका, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं और पढ़ाई में भी अच्छे थे, तो फिर वो काफ़ी रेयर होता है यूजुअली। हाँ, बेसिकली इसके पीछे का कारण ये था कि मैंने हमेशा से ये सोचा था कि देखिए, अभी स्पोर्ट्स के माध्यम से हम लोग करियर के बारे में सोच सकते हैं, अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, एक तो हम एथलीट, ऊपर से विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट, जिस समय अभी भी हम्म आप समझ सकते हैं पैरा स्पोर्ट्स काफी डेवलपिंग, अभी भी मैं कहूंगा कि डेवलपिंग बहुत छोट इसमें है। इसको और बहुत ज्यादा डेवलप होना है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस समय कुछ खास नहीं होती थी। इन दिनों तो फिर भी अवेयरनेस है, आप के माध्यम से हम लोगों से जुड़ सकते हैं, ये बातें सब तक पहुंचेंगी, तो हम्म एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, तो हम लोग यही सोचते थे, मैं तो खुद ये सोचता था कि मेरे को पढ़ने के बाद अच्छा सा जॉब करना है, हम्म। और क्योंकि अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। हाँ तो इसके ये एक बड़ी वजह थी मेरे बहुत ज्यादा पढ़ने की। इवन 2016 में जब फर्स्ट ऐसा ब्लाइंड एथलीट बना जिसने रियो पैरालंपिक में पार्टिसिपेट किया, हम्म इवन मेरे ग्रेजुएशन के फाइनल एग्जाम थे, तो मैंने ट्रेनिंग स्टॉप की थी। वरना हम्म। लोग एग्जाम को ईयर का गैप ले लेते हैं, हाँ हाँ। लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टॉप की 1 मंथ कंपटीशन से पहले, 2 महीने पहले, 1 महीना मैंने गैप लिया। मैं अपने ईयर को नहीं वेस्ट कर सकता था, और मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब मेरे लिए पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस रहा होगा, क्योंकि उस समय भी था कि ये कोई शॉर्ट शॉर्ट नहीं था। जबकि मैं एशियन गेम्स में उससे 2014 एशियन गेम्स में 3 मेडल जीत चुका था, 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। हम्म पर लेकिन तब भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस समय भी इतनी अच्छी नहीं थी, या इतनी अनसर्टेनिटी थी फ्यूचर को लेके स्पोर्ट्स में, कि बहुत ज्यादा। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि जितने भी सुनने वाले हैं, जितने भी हम लोगों से जुड़ने वाले लोग हैं, वो अपने स्टडी को बहुत अच्छा रखें, क्योंकि स्टडी आपके स्पोर्ट्स में भी हेल्प करती है, आपको मैनेज करने में हेल्प करेगी। हम्म। आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, आप टाइम के साथ चीजों को समझ सकते हैं, आपके डिसीजंस अच्छे होंगे, तो वो स्पोर्ट्स में भी फायदा पहुंचाती है। हाँ, आपको फिर कब लगा कि आपको भी स्पोर्ट्स को ही अपना करियर बनाना है? क्योंकि आपने बोला कि जब आप स्टार्टिंग में भी आप काफ़ी सारे मेडल्स जीत रहे थे, आप काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर रहे थे, तो फिर आपको कब लगा कि यार नहीं, अब मुझे स्पोर्ट्स को ही अपना करियर बनाना है? नहीं, मैं देखिए 2 टाइप्स की थिंकिंग थी मेरी। प्राइमरी एजुकेशन, हाँ सेकेंडरी स्पोर्ट्स। हाँ। लेकिन
अगर मैं कहूँ, जब मेरे को जॉब के लिए मेरा कंफर्म हो गया, तब मुझे लगा कि अब मैं और ज़्यादा फोकस्ड हो गए ट्रेनिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा अभी फ्यूचर सिक्योर है और मेरी लाइवलीहुड के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ। तो तब मैंने ज़्यादा इस तरफ और ज़्यादा शिफ्ट किया। इसी सिलसिले में 2018 में मुझे इस मेरी परफॉर्मेंस सारी चीज़ों को देखते हुए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाँ। 2019 में मुझे बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मिला। और देखिए 2023 अभी एशियन पैरा गेम्स हुए होंजाओ में, जहाँ पर मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते। तो अब मैं एज ए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज ए कोच काम करता हूँ, साथ ही साथ अपनी एक्टिवली ट्रेनिंग करता हूँ, तो एक एथलीट हूँ। तो अब मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल आप समझ सकते हैं कि पहले से इसलिए भी हाई है क्योंकि मेरे ऊपर कोई मेंटली ऐसा प्रेशर नहीं है। हाँ। सिर्फ मुझे अपनी परफॉर्मेंस का प्रेशर है। वो देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि प्रेशर नहीं होना चाहिए, लेकिन सही अर्थों में अगर हमें किसी चीज का डर नहीं होगा या भय नहीं होगा, या हम अपने ऊपर थोड़ा प्रेशर नहीं रखेंगे, तो हम उतना अच्छा से अच्छी ट्रेनिंग कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रेशर है या डर है, हमारे फोकस को इम्प्रूव करता है, जिससे हम ज्यादा केयरफुल रहते हैं। हाँ, वो बात तो है, क्योंकि जब तक कोई ना कोई चीज़ हमारे पास होने के लिए नहीं होती है, तब तक वो एंथुजियाज्म नहीं क्रिएट होता, वो फायर अंदर से आता नहीं है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि कई बार आप भी देखते होंगे कि अगर मॉर्निंग में आपको पता है कि आपका 10 दिन बाद एग्जाम है, आप हाँ। 2 मंथ 3 मंथ्स पहले से कितना ही प्लानिंग कर लेंगे, मैं 3 आवर्स पढ़ूंगा, लेकिन जब 10 डेज बचेंगे तो आप 3 नहीं 5 आवर्स भी पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। हाँ, वो तो है। है ना? तो इसी तरह से हमारे पास जब एक हमारे गोल्स रहते हैं, तो उससे एक मन में एक प्रेशर रहता है कि अगर हमें सपोज दैट गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रहा है, तो हमें भी एक ये रहता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, तो जितने हाँ। रिसोर्सेज हम पब्लिक के यूज कर रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई तो हमें रिजल्ट देना होगा। हाँ। तो इस तरह का अगर हम थिंकिंग को रख के सोचते हैं, तो एक तो हम रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर पाते हैं और उनका हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिल पाता है। यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। हाँ। तो फिर आपके स्पोर्ट के बारे में कुछ बताइए कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, तो फिर वहाँ पे कैसे स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे। हाँ, जब मैं पहले क्रिकेट फुटबॉल सभी चीजें खेलता था, लेकिन ये सब टीम्स गेम थे बॉस। फिर मैंने सोचा कि टीम गेम है, सारी टीम एकत्र होनी चाहिए, सबका परफॉर्मेंस इतना हाई होना चाहिए जब भी हम उसमें आगे जा सकते हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे एथलेटिक्स शुरू किया। और एथलेटिक्स में जब करता था, तो लेकिन उसको बहुत अच्छे से फोकस्ड होके मैंने 2009 के बाद थोड़ा शुरू किया, तब मैंने क्रिकेट को ड्रॉप किया। 2013 के बाद फुटबॉल को भी ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद मैं अच्छे से शिफ्ट हो गया बिल्कुल एथलेटिक्स की तरफ। तो उसके मुझे रिजल्ट भी मिले 2014 में, जैसे एशियन गेम्स में 3 मेडल मिले, रियो पैरालंपिक में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। फिर 2018 एशियन गेम मैंने फिर से खेला। अनफॉर्चुनेटली मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, और इस तरह से मतलब ऐसे मैंने अपनी ट्रेनिंग को धीरे धीरे आगे बढ़ा के रखा। और अब मैं बात करूं मेडल्स की, तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे अराउंड 25 मेडल्स जीत चुका हूँगा, जूनियर सीनियर इंटरनेशनल ग्रांड प्री ओपन सभी को मिला के। और साथ साथ अगर नेशनल के लेवल की बात करूँ, तो अराउंड 60 से ज़्यादा ही अभी तक मैंने नेशनल लेवल पर मेडल जीते होंगे लास्ट 14-15 ईयर्स में। और लॉन्ग डिस्टेंस को पहले मैं 100-200 से शुरू किया, फिर धीरे धीरे मेरे कोच डॉक्टर सत्यपाल सर के पास जब मैं आया, मैं पहले 400-800 करता था, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा शिफ्ट किया 800-1500 की तरफ। फिर धीरे धीरे और थोड़ा एज भी आने लगा, इंड्योरेंस डेवलप होने लगा, मसल्स लोड लेने के लिए तैयार होने लगे, तो फिर मैं 1500-5000 मीटर की तरफ शिफ्ट हुआ। इसमें मेरे कोच ने मेरी काफ़ी हेल्प की इवेंट्स को चुनने में, मेरे कोच डॉक्टर सत्यपाल सर। उसके बाद देखिए, मैं 100% ब्लाइंड एथलीट हूँ, तो मेरे गाइड रनर्स होते हैं जो मेरे साथ हाँ। भागते हैं। हाँ।
शुरुआती समय में मेरे स्कूल के जितने पार्शली फ्रेंड होते थे जिनको थोड़ा विजन होता है, जैसे इस तरह कह सकते हैं, तो एक तो मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, तो वो कुछ पार्शली ब्लाइंड लोग होते हैं जिन्हें वो अकेले आ जा सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, तो वो लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की, मेरे फ्रेंड्स ने ट्रेनिंग कराने में। उसके बाद अब तक मैं 4-5 मेरे ऐसे गाइड साइटेड फ्रेंड हैं जिन जो मेरी हेल्प करते आ रहे हैं, चाहे उसमें विपिन कुमार हो, अंकित यादव हो, फिर एक और विपिन कुमार है जिन्होंने 3-4 साल ट्रेनिंग कराई। अभी मेरे साथ हैं धर्मेंद्र, उनके साथ मैं लास्ट 2 सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो इन लोगों ने मेरी काफ़ी हेल्प की है और मेरे को काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। और साथ ही साथ कोचेस का भी एक बड़ा रोल रहता है। अब मेरे कोच डॉक्टर सत्यपाल सर ने मुझे यहाँ तक बनाने में काफ़ी योगदान दिया। और अभी लास्ट 5-6 महीनों से एक और कोच हैं भाटिया साहब, भाटिया सर हैं, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की मेरे को। अपने वो काफ़ी एजिड हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया, उन्होंने मेरे को भी ट्रेनिंग भी कराई। तो उन सब की हेल्प से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और अभी पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। और थैंक यू। मैं जानना चाहूँगा कि आपका और आपके जो गाइड रनर होते हैं उनका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? देखिए, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए बहुत। क्या है कि मेंटली दोनों काफ़ी अच्छे होने चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर किसी भी तरीके से हमारे गाइड डाउन फील करें या हम मोटिवेटेड ना हो, हाँ। तो वो परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ सकती। साथ ही साथ कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर मेरे गाइड हैं उनके साथ मेरा कॉम्बिनेशन रनिंग का पैटर्न मेरे जैसा सेम सेम हो। और ये देखना पड़ेगा कि टेक्निकली हम लोग वो कितने अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते हैं, भागने में वो कितना कंफर्टेबल हैं और हमें कितनी आसानी से समझा भी पाते हैं भागते हुए। हाँ। और कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सही अर्थों में कहें कि जैसे 2 लोगों के 4 पैर होते हैं, तो लेकिन हम लोगों के 2 लोगों के सिर्फ 2 ही पैर हैं, यानी 4 पैर 2 पैरों की तरह ही काम करते हैं। हाँ। इतना सिंक्रोनाइज वे में हम लोगों को ट्रेनिंग करनी होती है और वही रिदम हमें पूरा फॉलो करना होता है, क्योंकि अगर एक में से कोई भी थक जाएगा तो रेस वहीं पे खराब हो जाएगी। हाँ। तो और साथ ही साथ क्या है कि रिलेशन में देखिए 2-3 चीजें हैं। उन गाइड का नेचर किस तरीके का है उस पर डिपेंड करता है, एथलीट का नेचर किस तरीके का है उस पर भी काफी डिपेंड करता है। हाँ। एट द एंड वो देखिए भी। अगर हाँ जी, एंड देन क्योंकि वो भी इंसान है, एथलीट हाँ। ही है, हाँ वही। हाँ। तो ऐसे में सारी चीजें लगी रहती हैं। और क्योंकि सबके पास अपने भी काम भी होते हैं, तो उसका भी एडजस्टमेंट देखना होता है कि अगर देखिए मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट हूँ, मुझे गाइड की हेल्प चाहिए चाहिए, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं उनके किसी काम को हैम्पर करके, उनकी ट्रेनिंग को हैम्पर करके करूँ, क्योंकि उससे क्या है कि मेरे को कहीं ना कहीं मैं मोरली वीक पड़ूंगा और हाँ। मेरे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है। क्योंकि अगर मैंने किसी का टाइम लिया है तो वो फ्रूटफुल होना चाहिए, नहीं तो एक कहीं ना कहीं एक नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि, और अलग तरीके से फिर काउंटेबिलिटी हाँ। रहती है चीजों की। हाँ वो होता है कभी, क्योंकि आप किसी को अपना टाइम दे रहे हैं, आप यस किसी सर। की लाइफ में आप मतलब काफी प्रोमिनेंट पोजीशन उसकी ले रहे हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो एक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि यार अब मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी पे बैक करना पड़ेगा ये। हाँ, ये बात है। तो इसीलिए मतलब अभी हम भी गवर्नमेंट से भी बार बार ये अपील कर रहे हैं कि मतलब जो हमारे गाइड रनर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जब हम जाते हैं तो हमारे गाइड रनर को सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है, मेडल्स भी मिलते हैं। तो हम ये गवर्नमेंट से हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये कि कुछ ऐसी पॉलिसीज लाएं जो एथलीट को सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं,
वो उनके गाइड रनर्स को भी दी जाए। और जो इंसेंटिव चीज़ें हैं, चाहे वो रिवॉर्ड हैं, अवार्ड है, वो कहीं ना कहीं हमारे गाइड्स के लिए होने ज़रूर चाहिए, क्योंकि उससे ही उनको भी एक और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि नहीं तो वो भी कौन कब तक कितना हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं कहूँ एथलीट के जो कोचेज हैं, कोचेज के लिए पॉलिसी है, पर हमारे जैसे मैं ब्लाइंड एथलीट हूँ तो मेरे लिए गाइड तो मस्ट है। तो ऐसे में हमारे गाइड के लिए भी पॉलिसीज होनी चाहिए, ये समझते हुए कि हम दो लोग नहीं, हम दो लोग मिलकर एक कंपटीशन को खेलते हैं। तो ऐसे में इस चीज को जरूर समझा जाना चाहिए। आपके फिर मोटिवेशन कौन थे, क्योंकि ये पूरे फील्ड में यूजुअली कोई बड़ा स्टार है नहीं, तो फिर आप किसको मोटिवेशन मानते थे? देखिए, मैं स्कूल में जब रहता था तो एक हमारे विजुअली इम्पेयर्ड पार्शियल ब्लाइंड एथलीट थे, रविंदर सिंह नागर जी। वो बहुत अच्छे एथलीट थे अपने समय पे, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलते थे। और क्योंकि जब हम फिर, आपको पता है जब बच्चे होते हैं सुनते हैं कि अच्छा वो इतना अच्छा दौड़ते हैं तो हमें ऐसा करना है, मतलब वो वाली चीज़ थी। फिर बाद में जब धीरे धीरे स्पोर्ट्स से जुड़े तो फिर हमें लगा अच्छा कैनी साहब बेकेले हुए हैं, बहुत अच्छे लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, वर्ल्ड वाइड ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, एबल बॉडी। तो उनको देख के सुन के लगता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइट वाले भी नहीं है, तो सुनने में अच्छा लगता था, अच्छा कि एक मीडियम हाइट के लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि, उसे क्या है कि जैसे मैं एक शॉर्टर हाइट का एथलीट हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था कि ऐसा नहीं है कि हाइट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, उसके अपने फायदे हैं, लेकिन मेहनत और डेडिकेशन के सामने मुझे नहीं लगता और कोई दूसरी चीज ज्यादा देर तक टिकी रह पाती होगी। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। मुझे आपके कॉलेज लाइफ के बारे में बताइए, क्योंकि स्कूल आपका ब्लाइंड स्कूल था, तो कॉलेज लाइफ में आपका सोशल एस्पेक्ट किस तरह से डेवलप हुआ? आप किस तरह से फ्रेंड्स के साथ मिलजुल के बात करते थे, या वो भी नहीं हो पाता था ट्रेनिंग की वजह से? देखिए, ट्रेनिंग की वजह से वो चीजें तो कम रहती थी, पर लेकिन मेरे जितने फ्रेंड्स थे, नंबर ऑफ फ्रेंड्स मेरे कम थे, पर लेकिन उनके साथ मेरा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, बहुत जबरदस्त तालमेल था, और मुझे उनके साथ बहुत मजा आता था। एक दो मेरे फ्रेंड्स हैं शूटिंग करते थे, अच्छे नेशनल मेडलिस्ट थे शूटिंग में, तो उनमें से मेरे एक दो फ्रेंड मेरी काफ़ी हेल्प भी करते थे। बेसिकली मैं हेल्प इन द सेंस ऐसे कह रहा हूँ कि वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे। और कभी अगर मैंने अपना टाइम को इधर उधर जाया किया या वो टाइम वेस्ट होता देखते थे तो मेरे को हल्के से मैं बता भी देते थे कि यार थोड़ा तुम इधर उधर मौज मस्ती मत करो, अपना मॉर्निंग में ट्रेनिंग में भी जाना है, तो जरा देखो। तो उससे एक दो बार कभी कभी अटपटा लगा, पर लेकिन देखने में अगर आपके फ्रेंड्स इस तरह का आपको मोटिवेट कर रहे हैं, या इस तरह की उनकी एक पेरेंटल गाइडिंग की तरह है, उनका इतना आपके लिए शुभ की चिंता है, आप कितने वेल विशर हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और कुछ मेरे फ्रेंड्स जो रेजिडेंस में थे वो भी काफी हेल्प करते थे। साथ ही साथ मेरे जो क्लासमेट थे, उन्होंने वो भी काफी हेल्प करते थे। अगर मेरी कोई क्लास छूट गई है तो नोट्स बनाने में, नोट्स को मेरे लिए रिकॉर्ड करने में। ऐसे मेरे एक फ्रेंड है मुकर्रम, उन्होंने भी काफी हेल्प की। अगर मैं उन्हें 9 o'clock का टाइम बोलता था तो हो सकता है कि मैं 9:05 पे पहुंचूं, लेकिन वो 8:55 पे अवेलेबल होते थे। तो कुछ मतलब लाइफ में ऐसे लोग जरूर रहे हैं जो बहुत अच्छे और बहुत डेडिकेटेड थे, तो उनसे मुझे सीखने को भी मिला। प्लस उनकी मेहनत को देखते हुए मेरे में और मेहनत करने की हिम्मत भी बढ़ी कि अगर ये मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे और अच्छा करना चाहिए। तो इसीलिए मतलब मेरा कॉलेज की स्टडी भी काफ़ी अच्छी रही, मतलब सही अर्थों में बहुत बहुत अच्छी रही। मैंने कॉलेज में मेरे को अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलती थी, और जैसा मैंने आपको पहले मेंशन किया कि मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल भी मिला।
तो ये सब सपोर्ट अच्छा था। टीचर्स भी इस चीज को काफी मेरी सपोर्ट करते थे। मैं अगर ट्रेनिंग करके जाता था और मैं लेट भी हो जाता था तो हमेशा क्लास में एंट्री देना, बीच क्लास में भी एंट्री देना। तो टीचर्स का काफी सपोर्ट था। तो मैं इस बात से खुश था कि वो इस चीज को समझ रहे हैं कि मैं कोई ये चीजें जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ कि मैं अगर मैं लेट पहुंच रहा हूँ। वो मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम को समझ भी रहे थे और उस प्रॉब्लम से मुझे कहीं ना कहीं निकाल भी रहे थे। नहीं, क्योंकि एक अच्छा फ्रेंड होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जेलसी ना होना रिलेशनशिप में। कि आपने बताया कि आपके दोस्त कैसे एकदम सेल्फलेस होके आपकी हेल्प कर देते बिना अपना ये सोचते हुए कि यार इसमें मुझे क्या मिलेगा। तो वो बहुत रेयर होता है फ्रेंडशिप्स में। हाँ बॉस, वो देखिए, अगर मैं सही आपसे बताऊं, क्योंकि वो समय सब भाग दौड़ इतनी ज्यादा रहती है और सभी कॉलेजेस में पहुंचे ही होते हैं, तो सबको अपने आप को बूस्टर करने की, अपने आप को शो करने का, अपने आप को एक रैंक लेने का बड़ा मन में एक ये रहता है कि मेरे को ये करना ही करना है। उसके लिए बहुत सारे, मैं कहूंगा 80% 90% लोग जो है वो सेल्फिश हो जाते हैं। तो वो खुशकिस्मती से मुझे कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स मिले जिन जो ऐसे नहीं थे। तो ये मैं कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि वाह, कि ये सही अर्थों में एक परिपक्व इंसानियत की में भावना है। तो ये भी देख के मुझे काफी मजा आया। ऐसा नहीं है कि 70 के 70 जो मेरे क्लासमेट थे उनके साथ ऐसा ही मेरा रिलेशन था या उनका थॉट प्रोसेस ऐसा था। नहीं, ऐसा भी नहीं। कई बार तो ये भी होता था कि सपोज दैट मैंने किसी से नोट्स बोला कि यार नोट्स मिलेगा क्या, तो यस यस किया 2 बार, तीसरी बार में कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर मतलब हम भी खुद समझ जाते थे अरे यार छोड़ना, हम दूसरा ट्राई कर लेंगे। पर लेकिन मैंने कभी भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है, कभी चैलेंजेस से मैंने घबराया नहीं और चैलेंजेस को ऐसे अपनी जिद की तरह भी लिया मैंने कि अगर कोई मुझे इस तरह चैलेंज करता है कि तुम नहीं कर पाओगे तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा। तो मैं उसे हेल्दी तरीके से लेता हूँ और उस काम को करने की पूरी कोशिश करता हूँ। काफी अच्छा एटीट्यूड है आपका। आपने नहीं, फिर हाँ। क्योंकि देखिए बॉस, कहीं ना कहीं हमें अपने आप को प्रूव करना होता है। और ये प्रूव हम सामने वाले के लिए नहीं, अब बल्कि अपने लिए कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए एक टास्क की तरह क्रिएट होता है। सपोज दैट हर चीज को हम ऐसे चैलेंज लेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी चीज सच में चैलेंज हो सकती है और किसको चैलेंज की तरह लेना चाहिए। हाँ, तो फिर मुझे ये बताइए कि 2018 में जब आपको अर्जुना अवार्ड मिला था, तब आप किस इमोशन से जा रहे थे? क्योंकि फिर आपकी फैमिली किस तरह से आपको सपोर्ट कर रही थी, सपोर्ट मतलब किस तरह से आपके एंजॉयमेंट में, आपके सक्सेस में आपके साथ थी, आपके फ्रेंड्स कैसे थे? देखिए, मेरी फैमिली बहुत खुश थी। अब मैं उन दिनों थोड़ा परेशानी से गुजर रहा था क्योंकि मेरे को फ्रैक्चर हो गया था सिन बोन में। लेकिन क्या है कि मेरे को जब ये अर्जुन अवार्ड मिला तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि देखिए अर्जुन अवार्ड इतनी आसानी से नहीं मिलता है और एक खिलाड़ी का सपना होता है कि उसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाए, खेल रत्न से सम्मानित किया जाए। तो मुझे मुझे मिल रहा था तो मेरे पेरेंट्स खुश थे, मेरे कोच खुश थे और मेरे सभी फ्रेंड्स भी खुश थे। तो मेरे को बहुत जबरदस्त लगा और सबसे अद्भुत मुझे ये लगा कि उसने मुझे कहीं ना कहीं एक दोबारा बूस्टर दिया कि ऐसा ना हो कि अर्जुन पुरस्कार मिलने के बाद, कई बार कहते हैं कि सक्सेस के बाद डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो मैंने उस चीज को कोशिश की कि मैं उसको मेंटेन कर सकूं, क्योंकि शिखर पर पहुंच जाना मुश्किल नहीं है, पर शिखर पर पहुंचकर वहां पर स्टे करना बड़ा मुश्किल है। हाँ हाँ। तो उस स्थान को मेंटेन करने की मैंने कोशिश की, तो उसने मुझे एक बूस्टर की तरह मेरे लिए काम किया, क्योंकि उस समय मैं काफी परेशान था, क्योंकि मैंने काफी ट्रेनिंग की थी और ऐसे में फ्रैक्चर हो जाना एशियन गेम से दोबारा से पहले, तो उसने मुझे काफी एक
मरहम की तरह मैं कहूँगा कि वो पुरस्कार मेरे लिए आया। और बाद में मुझे जितनी भी परेशानियां मिली, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे कोच का, मेरे फ्रेंड्स का एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, सकारात्मक एक रवैया रहता है कि चीजें होंगी, बस आप करते रहिए। तो मैं ये बात अब पूर्ण रूप से मान चुका हूँ कि देखिए, सफलता और विफलता दोनों चीजें चलती हैं, पर आप अवश्य सफल होंगे। ये हो सकता है कि आप अगर क्रिया करेंगे तो आपको प्रतिक्रिया कभी तुरंत, कभी थोड़ा लेट से, कभी रिएक्ट मिल सकता है, कभी रिस्पॉन्ड मिल सकता है, पर लेकिन आपको उसका असर जरूर मिलेगा। तो मैं तो सभी से गुजारिश करूंगा और सभी से ये कहूंगा कि आप मेहनत कीजिए, आप अपना कार्य अपनी तरफ से 100% कीजिए, आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, जरूर जरूर मिलेंगे। आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट था पूरे इस जर्नी में? देखिए, वैसे मैं बेसिकली फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो फाइनेंशियल सपोर्ट जितना हो सकता था उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी नेगेटिव अप्रोच नहीं रखी, मना कभी भी नहीं किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने, अगर मैंने उन्हें कोई भी फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, कोई भी चीज़ बोली, तो उन्होंने मुझे कभी इस बात से के लिए ये नहीं किया कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने हमेशा ट्राई किया, और ट्राई करने के साथ साथ उनके रिजल्ट्स मुझे मिले भी। और ये मैं समझता हूँ कि उन्हीं की प्रेरणा है कि जब मैं उन्हें देखता था कि उनके पास फैसिलिटी नहीं है और वो तब भी वो मेरे को फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, तो मैं सोचता था कि नहीं, अब मुझे जरूर और अच्छा करना है, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत से इस फैसिलिटी को मेरे लिए प्रोवाइड कराया है। तो ये चीज़ें कई बार प्रेशर भी होती है, पर लेकिन ये एक अच्छा तरीका है। तो हम अपने आप को, हमें अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए, उनके रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि तभी हमारी फैमिली वाले लोग भी खुश रह सकते हैं और हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। आपने बताया कि आप एथलीट भी हैं और एक कोच भी है, तो आप जब यंग एथलीट्स को जब कोच करते हैं तो आप उनमें क्या देखते हैं? तो मतलब उनमें ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि यार ये चीज़ें हैं जो इसको बाकी से अलग बनाती है? देखिए, एथलीट का डेडिकेशन, डिसिप्लिन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक एक एथलीट की होती है सेल्फ ऑनेस्टी, वो कितना ईमानदार है खुद को लेकर, वो बहुत जरूरी है। अगर कोई भी एथलीट अपने आप को लेकर बहुत ईमानदार है अपनी मेहनत के लिए, तो वो हमेशा, मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा एथलीट बनता है। टाइम लगता है, देखिए ये क्योंकि एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको इंजरी भी फेस करनी पड़ती है, इस प्रोसेस में आपको कभी सिकनेस भी फील करनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, लेकिन ऐसे लोग अच्छे से सफल होते हैं। और जो हमें जो चाहे कोचेस लगाए, जो मेरे यंग एथलीट हैं, या एक सीनियर फ्रेंड की तरह जो इस तरह से उनकी एडवाइस को मानते हैं, उनसे भी उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मैं ऐसा भी कहता हूँ कि अपने कोचेस की और अपने सीनियर फ्रेंड्स की अच्छे तुलनात्मक वे में सुननी चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो उनके पास एक लाइफ का एक्सपीरियंस है। उनको उनको पता है कि लाइफ के प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या हैं। तो उन सब चीज़ों को जरूर समझना चाहिए। और जो ऐसे एथलीट होते हैं उनको हमें देखते ही पहचान आ जाते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के एथलीट होते हैं, कुछ बहाने भी बनाते हैं, कुछ के एक्सक्यूजेस ज़्यादा हैं, कुछ मेहनत कम करना चाहते हैं, डिमांडिंग बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन वो देखिए, जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं वो डिमांड में ही रह जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस हटता है। वो उस डिमांडिंग पोजीशन को अपने एज ए चैलेंज नहीं लेते। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनके पास किसी चीज़ों का अभाव है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उस अभाव से किस तरह से हम पार पाए। उस अभाव को एक बहाना बना के किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे टैलेंट बहुत है,
2 3 4 इयर्स तक ट्रेनिंग करेंगे, लास्ट में जाके जब प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, प्रॉब्लम्स के साथ साथ उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, तो ऐसे में अगर वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते तो वो अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाती है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं तो अपने एथलीट्स को यही समझाता हूँ और यही उन्हें बोलता हूँ कि आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। आप जितने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे, आपके गोल्स, आपके विल पावर वो इम्प्रूव होगी, और आपका डेडिकेशन। तो ये सारी चीजें एक एथलीट के साथ हम जब बात करते हैं, उसका ट्रेनिंग करने का तरीका देखते हैं, उसका एटीट्यूड देखते हैं, समझते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि वास्तव में ये किस टाइप के एथलीट हैं। हाँ, आपने कभी बहाना बनाया था ट्रेनिंग को लेके कि नहीं आज मेरा पैरों में दर्द हो रहा है, आज नहीं, आज नहीं होगा, कभी कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, अभी तक मतलब मैंने कभी ऐसा, मेरे मन में कभी ऐसा आया भी नहीं। और इसके पीछे का कारण क्या था कि मुझे इस चीज की पता नहीं कैसे समझ आ गई थी कि बिना ट्रेनिंग के चीजें नहीं होंगी। और मैंने हमेशा एक चीज की है कि या तो ट्रेनिंग की ही नहीं है, और फिर अगर मेरे कोच ने कोई भी मुझे प्लान दिया तो मैंने उस प्लान को पूरा किया है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, क्योंकि वो भी एक प्लान हमारे लिए लेके आते हैं, तो उसमें अगर हम ज़्यादा एडजस्टमेंट करेंगे तो वो प्लान 100% फिट नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ वैसे भी एक संस्कृति में माना जाता है कि गुरु के आज्ञा का पालन होना चाहिए। हाँ। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, इस तरह से हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए, सारी चीज़ें उनको देखते रहना चाहिए बस। लेकिन आप पहले अगर कोई आपको दिक्कत है तो बता दें, क्योंकि जब पहले अगर हम अपने टीचर को, अपने कोच को जब चीज़ें बता देते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो भी सुनते हैं। क्योंकि बीच में अगर हम बताते हैं तो फिर वो एक जस्टिफिकेशन के जोन में हम नहीं रहते। वो फिर हमें इस तरह से काउंट कर रहते हैं कि अब आपकी बॉडी पे लोड आया है, आप पे जोर पड़ रहा है, आप परेशानी, चैलेंज फील कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं भाग रहे हो। हाँ। तो इससे पहले ही उस चीज को हमें डिस्कस कर देना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो उनके साथ शेयर करो, तो चीजें सही रहती हैं। और कहीं ना कहीं एक कोच और एथलीट के बीच में ना एक रिलेशनशिप उनका और उनका बॉन्ड तभी स्ट्रांग हो पाएगा जब वो अपने मतलब बेस्ट फ्रेंड की तरह उनको ट्रीट करें। क्योंकि अनटिल अनलेस अगर आप अपने कोच के साथ ओपन नहीं है, अगर आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, तो फिर वो कनेक्शन बन नहीं पाएगा। नहीं, ये बात सही है, क्योंकि जब तक उन्हें हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे चैलेंजेस, हमारा बेस्ट पार्ट, ये सारी चीजें नहीं पता होंगी, तो उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी कि हमारी बॉडी को समझना, पहचानना। क्योंकि सपोज दैट अगर मैं लास्ट नाइट नहीं सोता हूँ और मॉर्निंग में ट्रेनिंग करने जाता हूँ इस डर से कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सर क्या बोलेंगे, तो अगर मैं उनके साथ डिस्कस करूंगा तो वो इस चीज़ को समझेंगे और वो उस दिन शायद ट्रेनिंग का पैटर्न दूसरा रखें, कुछ इजी ट्रेनिंग दें, या फिर वो इस तरह समझने की कोशिश करें कि आप लास्ट नाइट सो क्यों नहीं पाए, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। तो ये रिलेशन गुरु शिष्य का अद्भुत होता है। इस तरह भी हमको समझना चाहिए कि जैसे पिता पुत्र का संबंध है, गुरु शिष्य का इसी तरह का संबंध है। और वो कहीं दोस्त होते हैं, कहीं वो हर हमारी लाइफ में हर रोल को प्ले करने के लिए एक स्थान रखते हैं। वो हमारे कभी बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, कभी हमारे सीनियर की तरह हो सकते हैं, कभी हमारे गुरु होते हैं। तो वो हमें समझना चाहिए, और हमारे कोचेस भी इस बात को समझते हैं, और उन्हें भी और समझना भी चाहिए कि बच्चों की रिक्वायरमेंट्स डे बाय डे की कैसी हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो उस लाइफ को कोच को एज ए एथलीट बन के सोचना चाहिए, और एथलीट को अपने कोच के लिए अच्छे रिगार्ड्स रखने चाहिए, जिससे कि हमारा बिलीफ सिस्टम उन पर रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच अंकुर जी इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू सर।